हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीवीएन सर्स कॉमर्स क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है कि पिछली क्लास में हमने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने शुरू किए थे, जिसमें से हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए थे, कुछ अभी हमारे बचते थे। बेसिकली इस फाइल में दो पार्ट से, पहला पार्ट है जिसमें आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, और दूसरा पार्ट है जिसमें हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो कल हमने शॉर्ट आंसर टाइप्स एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की क्लास ली थी, जिसमें आपके स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। जहां तक मुझे याद आता है हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस कर लिया था। तो आज हमें शुरू करना है क्वेश्चन नंबर 13 से। तो आइए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। 13th क्वेश्चन हमारा रहेगा, एक्सप्लेन हाउ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कैन प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री। की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी हमारी, उन्हें प्रोटेक्ट किस तरीके से करता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो पहली बात तो आपको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए, ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। बेसिकली एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जिससे हम दो तीन ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की कोशिश करते हैं। एक तो होता है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना, एक होता है हम सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोशिश करते हैं, तीसरा होता है कि जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं उनका हम सिर्फ और सिर्फ जरूरतमंद चीजों के लिए इस्तेमाल करें, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए यूज करते हैं। यही इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आपको ट्रेड सब्स्टिट्यूशन के नाम से भी पूछा जाता है। इसका मतलब यही है कि ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाना जिसमें हम जो गुड्स पहले दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर रहे थे, अब उसे इंपोर्ट करने की बजाय अपने देश में खुद प्रोड्यूस करें। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई ये कैसे प्रोटेक्ट करता है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। देखिए सिंपल सी बात है, अगर इंपोर्ट्स ओपन होंगे तो हमें जो गुड्स इंडिया में तैयार हो रहे हैं, यानी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज तैयार कर रही हैं, उनको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा ऐसे गुड्स से जो कि डेवलप्ड इकोनॉमी से हमारे देश में इंपोर्ट किए जा रहे हैं। अब दोनों की क्वालिटी में तो फर्क है, क्योंकि उनके पास मॉडर्नाइज्ड टेक्नोलॉजी है, तो वो उस कंपटीशन को फेस नहीं कर पाते और अल्टीमेटली क्या होता है, मार्केट से बाहर हो जाते। तो उन्हें प्रोटेक्ट करते कि भाई कंपटीशन ही फेस नहीं करना पड़ेगा, लोगों की जो डिमांड है वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट की ही रह जाएगी। अब इसको प्रोटेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, यानी कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है टैरिफ, जिसे क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शन के नाम से भी जाना जाता है। टैरिफ का मतलब है कि इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत ज्यादा कर देना, टैक्स ज्यादा लगा देना। अब जब ज्यादा टैक्स लगा देते हैं इंपोर्टेड गुड्स पे तो उनकी कीमतें बढ़ जाती है ना। जैसे कि मान लीजिए 100 रुपए का सामान था, उस पर 200% टैक्स लगा दिया, तो वही 100 रुपए का सामान अब आपको 300 का मिलेगा। और ये तो आपने 11th क्लास में देखा था कि किसी चीज की कीमतें बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो जब इंपोर्टेड गुड्स महंगे हो जाएंगे तो लोग कम डिमांड करेंगे। तो जो डिमांड पहले फॉरेन डिमांड थी हमारे देश में, यानी डिमांड बाहर की तरफ शिफ्टेड थी, अब लोगों को मजबूरन अपने डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड करनी पड़ेगी, जिससे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो पहला तरीका तो होता है टैरिफ, या इसे क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शन भी कहा जाता है। दूसरा होता है कोटास, इसे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन भी कहा जाता है, यानी कि एक लिमिट सेट कर देना क्वांटिटी की, कि भाई आप मैक्सिमम इतनी ही क्वांटिटी इंपोर्ट कर सकते हैं दूसरे कंट्री से, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी एग्जांपल दी थी कि मुझे मान लीजिए फोन खरीदना है, तो सरकार ने ये लिमिट लगा दी कि कोई भी व्यक्ति 10 फोन से ज्यादा नहीं खरीद सकता। तो जब मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर देंगे इंपोर्ट्स की, तो मजबूरन ज्यादा से ज्यादा कितना सामान खरीदेगा कोई व्यक्ति, गिने चुने सामान ही खरीदेंगे, बाकी डिमांड डोमेस्टिक गुड्स की रह जाएगी। तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को ना तो ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा और उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो ये दो कारण हैं या दो तरीके हैं जिसके मदद से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जाता है, क्योंकि उन्हें फिर कंपटीशन का डर नहीं रहता। ये था हमारा 13th क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई एंड हाउ was private sector regulated under
आईपीआर 1956, आईपीआर का मतलब है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। हालांकि इसके बारे में डिटेल्ड में हम आगे इंडस्ट्रियल वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। इसमें ना बेसिकली 3 शेड्यूल थे, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा अभी, वो हम उस चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब बताऊंगा आपको। हालांकि इसमें ये पूछा कि प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट कैसे किया गया था, ये टॉपिक हमने जरूर पढ़ा था इसमें। तो रेगुलेशन में 2-3 चीजें थी। पहली चीज तो ये कि भाई अगर कोई भी प्राइवेट व्यक्ति अपनी नई इंडस्ट्री ओपन करना चाह रहा है तो बिना सरकार से परमिशन लिए बिना कर ही नहीं सकता। रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी था, सरकार से लाइसेंस लेना जरूरी था। सो बिना इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के कोई भी नई इंडस्ट्री ओपन नहीं हो सकती। दूसरी चीज, अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को, जो पहले से इंडस्ट्री है, उसे डाइवर्सिफाई करना चाहते हो या एक्सपेंशन करना चाहते हो, तो वो भी बिना परमिशन के संभव नहीं था। अब एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन के बीच में भी मैंने डिफरेंस आपको, जब मैंने चैप्टर में टॉपिक डिस्कस किया था तब बताया था कि क्या डिफरेंस होता है। अगर आपने वो क्लास मिस कर दी थी तो अभी उस क्लास को आप दोबारा भी देख सकते हैं, वहां पे आपको एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन के बीच का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और देखी थी हमने कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी उनके ऊपर तो रेगुलेशन बहुत ज्यादा लगा दिया था, लेकिन जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनके ऊपर बहुत ज्यादा रेगुलेशन देखने को नहीं मिला था। तो एक तीसरा पॉइंट हमारे ये भी निकल के आता है कि अगर इंडस्ट्रीज बैकवर्ड एरिया में या स्मॉल स्केल लेवल की इंडस्ट्रीज हैं तो उन्हें फिर प्रमोशन भी मिलता था सरकार की तरफ से, रिलीफ भी मिलती थी, कंसेशन भी मिलते थे। ये आपको सेकंड पॉइंट में बताया गया है। इसके बाद आपका 15th क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। अब देखिए आजकल ना 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैच द फॉलोइंग में भी। एक तो आता है जिसमें आपको सारे पेयर एक दूसरे से मैच करने होते हैं, एक आता है जिसमें आता है चूज द करेक्ट पेयर। तो वो क्वेश्चन में ना जरूर ध्यान दीजिए, देना जरूरी है। अगर तो आए चूज द करेक्ट पेयर तो उसमें आप सबको मैच मत करने लग जाना, उसमें बस आपसे एक पेयर पूछा है। हालांकि यहां पूछा है मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग है तो उसको किस तरीके से करें? सिंपल सी बात है, आपने ऐसा तो नहीं पहली बार मैच द फॉलोइंग कर रहे हैं, तो आप सीधी सी बात है या तो इस साइड का पहले टॉपिक देखेंगे और फिर यहां से उसे कंपेयर करेंगे, या आप यहां से देख के यहां कंपेयर करें। मैं बस इतनी आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि 2 ऑप्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 से यहाँ ABCD है। इनमें से एक साइड ऐसा होता है जहां पे आंसर के फॉर्म में चीजें गिवन होती है, तो आपको वो चीज पहले पढ़नी है जो आंसर के फॉर्म में गिवन है। क्योंकि देखिए यहां पे लिखा है प्राइम मिनिस्टर, भाई प्राइम मिनिस्टर तो बहुत से काम करता है, तो हमें जो स्पेसिफिक चीज है वो इनमें से ढूंढनी पड़ेगी। तो उसमें क्या आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे जिसमें आपका टाइम वेस्टेज ज्यादा होता है। इसके बजाय अगर हम इसको पढ़े, देखो सीड्स दैट गिव लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट, ऐसी सीड्स जिनसे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हमें पता है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं जिन्हें मिरेकल सीड्स के नाम से भी जाना जाता है, तो तुरंत नजर फेरेंगे जहां हमें ये मिल जाएगा ये है, तो हमने देख लिया भाई इसका आंसर तो ये होगा। अगला, क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी इंपोर्टेड, यानी कि क्वांटिटी पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, ज्यादा से ज्यादा कितने इंपोर्ट कर सकते हैं, अभी अभी पढ़ के आए हैं कोटा। फिर चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन, मैंने आपको बताया था चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो आपसे कभी पूछ ले भाई प्रेजेंट प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन है, तो मिस्टर नरेंद्र मोदी। उस टाइम पे जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वही आपका चेयरपर्सन हो जाता है। फिर है द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमी इन एन ईयर, एक देश में एक इकोनॉमी में एक साल के दौरान जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज तैयार हुए उनकी वैल्यू। जीडीपी टोटल प्रोडक्शन। इसके बाद इंप्रूवमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कौन कौन से रिफॉर्म्स लेके आए थे, उनमें से एक लैंड रिफॉर्म भी था। मेनली 3 रिफॉर्म्स थे। अगला है सरकार की तरफ से जो मौद्रिक रूप में असिस्टेंस मिलती है, मदद मिलती है पैसे के फॉर्म में प्रोडक्शन एक्टिविटीज को, उसे क्या कहा जाता है, उसे सब्सिडी कहा जाता है। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा आपका समय बच जाएगा। चलिए ये तो हो गए हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। आइए अब देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस।
तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द मेन 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ये तो 11th क्लास में आपने पढ़ा है। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन सी होती है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। और अगर मैं और इसके सब पार्ट्स बताना चाहूं तो व्हाट टू प्रोड्यूस में प्रॉब्लम आती है कि कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करना है या कैपिटल गुड्स का। हाउ टू प्रोड्यूस में आता है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का या कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का। फॉर whom टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट, कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, भाई रिच में ज्यादा करना है, पुअर में ज्यादा करना है। तो ये हमारी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स है जो हमने 11th क्लास में भी पढ़ी थी। अगला है व्हाट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम यानी वो सिस्टम जो इंडिया में फॉलो किया जाता है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर दोनों की एग्जिस्टेंस होती है, दोनों अपना अपना रोल अदा करते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव होता है, साथ के साथ सोशल वेलफेयर का भी होता है। जो इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं कई जगह पे पब्लिक सेक्टर लेती है तो कई जगह पे प्राइवेट सेक्टर लेती है। रिसोर्सेज पे कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर का भी होता है, पब्लिक सेक्टर का भी होता है। अगर आप और बड़े तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ज्यादा नंबर का आ जाए तो ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। इसके बाद है व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब यही है कि अपना एक फ्रेमवर्क तैयार करना जिससे आप फ्यूचर के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं। जो आपके बेसिक डिसीजंस हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें किस तरीके से एफिशिएंट वे में अचीव कर सकते हैं, यही इकोनॉमिक प्लानिंग कहलाती है, जो कि एक सेंट्रल अथॉरिटी करती है। सेंट्रल अथॉरिटी का काम होता है, ठीक है। सेंट्रल अथॉरिटी सरकार भी हो सकती है, इस केस में प्लानिंग कमीशन थी हमारे लिए सेंट्रल अथॉरिटी। अगला क्वेश्चन है प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत बार आप जितने सैंपल पेपर्स देखेंगे लगभग ये क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। और इसी के साथ एक कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान की शुरुआत कब हुई। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की शुरुआत कब हुई। तो जनरली बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं, मतलब वैसे तो कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा गलती कर देते हैं जल्दबाजी में। तो प्लानिंग कमीशन पहले सेटअप हुआ था। देखिए ना, कमीशन बना उसके बाद ही तो प्लान बना होगा। भाई जब तक लोग इकट्ठे नहीं हुए तो प्लान कैसे बन जाएगा। तो कमीशन तो बना था 1950 में 1950 में, लेकिन फर्स्ट 5 ईयर प्लान की शुरुआत है 1951 में। तो ये जरूर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है नेम द बेसिक गोल्स ऑफ इंडियन डेवलपमेंट विच सर्व्स एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ इंडियन प्लानिंग। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है, सिंपल भाषा में बताना चाहूं तो क्वेश्चन पूछा है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स बताइए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग बताइए। तो हमने 4-5 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे उसमें, हालांकि आंसर में 4 क्यों ना, लेकिन हमने 5 पढ़े थे। पहला था जीडीपी ग्रोथ, सेकंड था फुल एम्प्लॉयमेंट जो यहाँ पे नहीं लिखा है, थर्ड मॉडर्नाइजेशन का था, फोर्थ सेल्फ रिलायंस का था एंड फिफ्थ इक्विटी का था। डिटेल्ड में इसे हमने क्लास में पढ़ा था, क्लास में समझा था, तो आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अब दोबारा मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है चारों 5 ऑब्जेक्टिव्स को कि क्या कहते हैं। अगर मैं बताने लग जाऊंगा तो क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आपने वो वीडियो तो देख ही लिया था, नहीं देखा तो आप दोबारा जाके देख सकते हैं वीडियो में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ। ग्रोथ का क्या मतलब है। यह ग्रोथ का मतलब जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी ग्रोथ। तो 2 चीजें होती है ना, एक तो होता है जीडीपी क्या होता है, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो पहले वही देख लेते हैं, जीडीपी क्या है, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अभी अभी हमने मैच द फॉलोइंग में देखा था कि जितने भी देश में या इकोनॉमी में एक साल के दौरान जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज तैयार की हैं उनकी मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू इसलिए क्योंकि 11th में शुरू में आपने पढ़ लिया था कि इकोनॉमिक्स में हम क्वांटिटेटिव चीजों में बात नहीं करते, हम हमेशा उसकी मॉनेटरी वैल्यू की बात करते हैं। हम इकोनॉमिक्स में कभी ये थोड़ी कहते हैं कि भाई 10 टेबल का प्रोडक्शन किया है। अगर एक टेबल की कीमत 100 रुपए तो हम कहते हैं 1000 रुपए की टेबल का प्रोडक्शन किया है। तो इकोनॉमिक्स में कभी भी क्वांटिटी की बात नहीं करते, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि एक साल में एक देश या एक इकोनॉमी में कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया गया है। बात की जाती है कि कितने रुपए या कितने वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज तैयार किए।
अगर मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते ये कह देता हूं कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज तैयार हुए, तो वो अज्यूम करके चलना कि मैं मॉनेटरी वैल्यू की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज आपको 11th में क्लियर हो जाती है, बार बार बताने की जरूरत नहीं होती मेरे ख्याल से। तो ये तो है जीडीपी। जीडीपी ग्रोथ का मतलब है, यानी कि जीडीपी तो क्या हो गया, हमारी प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बढ़ जाए, जब लगातार जीडीपी में ग्रोथ आए, तो उसे कहा जाता है जीडीपी ग्रोथ। सो इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज तैयार करने की क्षमता बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है लगातार जीडीपी की ग्रोथ होती ही रहेगी। और जब लगातार जीडीपी की ग्रोथ होती रहती है कई सालों तक, उसे फिर इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। व्हाट इज मेंट बाय सेक्टरल कंपोजिशन ऑफ एन इकोनॉमी? सेक्टरल कंपोजिशन का मतलब है कि हमारी इकोनॉमी की टोटल जीडीपी जितनी भी है, उस टोटल जीडीपी में से अलग अलग सेक्टर्स का कितना कंट्रीब्यूशन है। जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि मान लीजिए हमारे देश में 100 रुपए की जीडीपी है, यानी 100 रुपए का सामान तैयार हुआ है, तो हम देखते हैं कि इसमें से प्राइमरी सेक्टर ने कितना किया है, सेकेंडरी सेक्टर ने कितना किया है, टर्शियरी सेक्टर ने कितना किया है। इसी को सेक्टरल कंपोजिशन कहा जाता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सेक्टर्स इन द जीडीपी ऑफ अ कंट्री। contribution made by each sector of an economy to the GDP of a country is termed as sectoral composition. इसके बाद देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस बचते हैं। 9th क्वेश्चन है, सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूटेड मैक्सिमम टू द जीडीपी इन 1990। ये कहा गया है कि 1990 में जो सेक्टरल कंपोजिशन की हम बात करते हैं, इसमें सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा था। ये क्या इंडिकेट करता है? तो मैंने आपको पिछली क्लास में स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया था कि जब कंट्रीब्यूशन शुरू में प्राइमरी सेक्टर का ज्यादा हो, उसके बाद वो फोकस शिफ्ट हो जाए सेकेंडरी सेक्टर पे, फिर वो फोकस शिफ्ट हो जाए टर्शियरी सर्विस सेक्टर पे, तो ये इंडिकेशन होता है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज होती है, उनमें यही चीज देखी जाती है। ठीक है, और ये स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जाता है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारी कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। अगला क्वेश्चन है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? अभी अभी हमने देखा है एक ऐसी पॉलिसी जिसमें हम इंपोर्ट्स ना करके उन्हीं चीजों का डोमेस्टिक प्रोडक्शन करते हैं। तो इंपोर्ट्स को रिप्लेस कर दिया जाता है, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है डोमेस्टिक प्रोडक्शन से। दो तरीके क्या है ये करने के, टैरिफ एंड कोटा। टैरिफ का मतलब क्या? जब इंपोर्टेड गुड्स पे टैक्स लगा दिया जाए, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी जाए। कोटा का मतलब मैक्सिमम लिमिट या मैक्सिमम लिमिट ऑन द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट, कि कितनी क्वांटिटी आप इंपोर्ट कर सकते हैं उस पर लगा दी जाए, तो ये कोटा कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द बेसिक एम फॉर एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज? कि जो हमारे इंटरमीडिएटरीज थे, बेसिकली लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारी सिस्टम की तरफ इशारा कर रहा है कि उसमें बीच में बिचौलिए थे। बिचौलिए यानी कि इंटरमीडिएटरीज थे जो कि जमींदार थे। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो किसान थे, पीजेंट्स थे, उनसे जमीनें छीन के किसको दे दी थी? जमींदार को दे दी थी। तो ये पूछा गया कि इसे खत्म करने का मेन मकसद क्या था? तो इसे खत्म करने का मेन मकसद यही था कि जो वाकई में हकदार है उस जमीन का, जिसकी वो जमीन थी जिससे छीनी गई थी, उसे वापस उसकी जमीन का हक दे दिया जाए, उसे वापस से उस जमीन का मालिक बना दिया जाए, ताकि जितना भी उस जमीन से इंसेंटिव मिले वो उसे मिले, उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। और सरकार भी फिर उन्हें सब्सिडी या अपनी तरफ से इंसेंटिव दे सकती है, मदद दे सकती है। अदरवाइज सरकार देखो क्या मदद देती है? जो मालिक होता है जमीन की, उसी को तो देती है। तो अगर जमींदारी मालिक रह जाएंगे, वो तो पहले से ही बहुत अमीर है, उनको और पैसे देने का क्या मतलब? तो इसका बेसिक मकसद था टू कन्फर या फिर टू प्रोवाइड ओनरशिप राइट, मालिकाना हक, किसे? जो एग्रीकल्चरल लैंड के असली मालिक थे, सो दैट इंसेंटिव्स कैन बी गिवन फॉर इंप्रूवमेंट।
सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू मेजर्स अंडरटेकन टू प्रमोट द ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ करने के लिए कोई भी दो मेजर्स पूछे, हालांकि बहुत से थे, तो आप बता सकते हैं लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय लैंड सीलिंग। देखो अगर आपको, वैसे तो आपने टॉपिक पढ़ा है, आपको पता होगा, अगर टॉपिक नहीं भी पढ़ा तो ना आप वर्ड से अनुमान लगा लेते हैं ना। लैंड मतलब जमीन, सीलिंग क्या होती है, हमारी छत। छत क्या है, छत हमारी मैक्सिमम लिमिट है, छत हमारी मैक्सिमम लिमिट है, हम इसके ऊपर नहीं जा सकते। वो बात अलग है, अगर आप सुपरमैन हो, स्पाइडरमैन हो, तो आप उसको फाड़ के पार निकल सकते हो, लेकिन एक आम इंसान, भाई मेरा जैसा, तो उसके पार नहीं जा सकता। ऐसा ही टॉपिक हमने 11th क्लास में प्राइस सीलिंग देखा था, यानी कि मैक्सिमम प्राइस सेट कर देना। तो सीलिंग बेसिकली शोज द मैक्सिमम लिमिट। अब यहाँ पे किस चीज की मैक्सिमम लिमिट शो कर रहे हैं, वो है कि कोई भी एक किसान, कोई भी एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा कितनी जमीन रख सकता है अपने पास। क्योंकि पहले ये देखने को मिला था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड था वो बराबर नहीं था, बहुत इनइक्वालिटी थी। कई किसान तो ऐसे थे, बड़े बड़े किसान, जिनके पास बहुत बहुत ज्यादा जमीनें थी, भाई 50 एकड़ जमीन है, 60 एकड़ जमीन है। कई बेचारे किसान ऐसे थे जिनके पास छोटी सी एक जमीन का टुकड़ा है, छोटा सा 1 एकड़ जमीन है बस। तो वो इनइक्वालिटी को कम करने के लिए सरकार एक रिफॉर्म लेके आई थी, जिसे लैंड सीलिंग का नाम दिया गया था। भाई मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी थी कि भी मान लीजिए कोई व्यक्ति, मैं एक एग्जांपल ही दे रहा हूं, कि कोई व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 10 एकड़ की जमीन रख सकता है। अब मान लीजिए मेरे पास क्या है, मेरे पास 20 एकड़ जमीन है, और सरकार ने कह दिया भाई कोई एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 10 एकड़ जमीन रख सकता है, तो इसका मतलब मेरे पास हक रहेगा केवल 10 एकड़ जमीन का। जो बाकी की एक्स्ट्रा 10 एकड़ है उसे सरकार जब्त कर लेगी, और सरकार जब्त करके क्या करेगी, जो लैंडलेस लेबर्स हैं, जिनके पास जमीनें ही नहीं है, या ऐसे किसान जिनके पास थोड़ी थोड़ी जमीनें हैं, उनमें बांट देगी, ताकि एक इक्वेलिटी है। तो ये कदम उठाया गया था। लैंड सीलिंग रेफर्स टू द फिक्सेशन ऑफ द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, यानी कि एक स्पेसिफिक लिमिट जिसे कोई भी व्यक्ति ऑन कर सकता है, उसका मालिक रह सकता है। उससे ज्यादा बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट जितनी भी जमीन होगी वो उस व्यक्ति की वो सरकार ले लेगी, या टेकन ओवर बाय गवर्नमेंट, और क्या करेगी, एलोकेट कर देगी लैंडलेस कल्टीवेटर्स एंड स्मॉल फार्मर्स को। अब वो बात अलग है कि ये चीज ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी उस टाइम पे, इसलिए आज भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। अब क्यों नहीं हो पाई थी, ये हमें 4th चैप्टर में पढ़ना है, जिसमें हमारा मेन फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर का होगा। उसमें हम तीनों रिफॉर्म्स भी देखेंगे। जैसे यहाँ 2 चीजें बताई है ना आपको, लैंड रिफॉर्म्स, एक टेक्निकल रिफॉर्म्स था, एक अदर रिफॉर्म्स थे, वो भी देखेंगे। और आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से रिफॉर्म्स इसमें से ऐसे थे जो सक्सेसफुल नहीं भी हो पाए और क्यों नहीं हो पाए। तो वो हमारा उस क्लास में रहेगा। तो इस क्लास में, अब हमारा इस क्लास के बाद 2nd चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाता है, जिसमें हमने सारे टॉपिक्स भी स्टडी कर लिए और हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लिए। तो इसके साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं यहीं पे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे YouTube चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, और उम्मीद करता हूं मैं कि आप अननेसेसरली घर से बाहर ना निकल के घर में ही रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।